Hello everyone, welcome back to Study Smart IAS PCS. So this is your last day, day 5 of your knockout series. I hope you have watched all the previous classes and have gained something meaningful out of it. So without any further ado, let's start with our questions. First of all, as per the Energy Statistics of India 2025 report released by NSO, which of the following state is the top performer in terms of cumulative installed renewable energy capacity? ठीक है, तो सपोज़ नहीं पता एज़ यूजुअल आपको आंसर क्या करोगे? गुजरात में हाँ हो सकती है, क्योंकि मोदी जी का स्टेट है तो मोदी जी उसमें ट्राई कर सकते हैं कि डिफरेंट लोग कुछ ना कुछ कर रहे हों। प्लस वहाँ पे गुजरात में आपके पास टाइडल एनर्जी भी है, विंड का भी थोड़ा बहुत सोर्स है एंड आपका सोलर भी हो सकता है, तो गुजरात कैन बी ए वायबल ऑप्शन। महाराष्ट्र में सुना तो नहीं, बट क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड भी है और इतना ज़्यादा उसमें कभी हमने सुना नहीं है। ठीक है, राजस्थान गुड कंटेंडर, क्यों? पूरा सोलर यहीं पे ही आ रहा है आपका। अडानी जी एकदम अटैक किए हुए हैं, जहाँ पे रेगिस्तान में उनको खाली जगह दिख रही है वहीं पे एक सोलर पैनल लगा दे रहे हैं। कर्नाटका हो सकता है, बट वही सेम महाराष्ट्र और कर्नाटका थोड़ा ये है कि उनके पास स्पेस इतनी ज़्यादा खाली नहीं है। तो लेट्स सी, गुजरात और राजस्थान में एटलीस्ट आप 50-50 तक लॉजिकली पहुँच सकते हो। ठीक है, उसके बाद आंसर याद रखना राजस्थान। क्यों? क्योंकि वही जो बताया मैंने कि जितना भी डेजर्ट एरिया है, इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वो डेजर्ट एरिया फालतू वेस्ट ही हो रहा है, इससे बेटर है वहाँ पे कुछ सोलर प्लांट्स लगा दो। तो बहुत सारे सोलर प्लांट्स अब राजस्थान में एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके इनके पास विंड एनर्जी के भी काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं। तो क्यूमुलेटिवली सबसे ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कहाँ पे? आपके राजस्थान में। रिमेंबर दैट। ठीक है, एज़ पर द एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 रिपोर्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। सपोज़ पता है आपको बट क्लियरली नहीं पता। फांगपुई, चलो नहीं भी पता, ज़ीरो, एक भी नहीं पता है, बट सबको पता होना चाहिए। दुधवा देखते तो यार सबको पता होना चाहिए। फांगपुई, माधव, कांगेर वैली और दुधवा। अब सपोज़ आपको एक भी नहीं पता, क्या करोगे? यूज़ द वर्ड। सबसे ज़्यादा इसमें आपको इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप देख रहे हो वो लैंग्वेज आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फैंगपुई, क्या लग रहा है कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश में फैंगपुई नाम रखोगे? नहीं, पीट देंगे सब। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नाम नहीं रखोगे? मिज़ोरम में? हाँ लग ही रहा है भाई, नॉर्थ ईस्टर्न नेम है। या मध्य प्रदेश में? सिंपल, एक लगाओ, ए का थ्री, एटलीस्ट आप 50-50 पे आ गए। उसके बाद माधव, कांगेर वैली और एक दुधवा। दुधवा तो सबको बच्चे बच्चे को पता है कि यूपी में है, अगर यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो। ठीक है, तो दो पता लग गए, फिर भी आप 50-50 पे हो। अब ये याद रखो माधव कहाँ पे है और कांगेर वैली कहाँ है। माधव है आपका मध्य प्रदेश में, M2M, और कांगेर वैली है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये दोनों याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्या है इसका आंसर? समझ गए होगे आप। अकॉर्डिंग टू द जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या रिस्क, कितना किसको रिस्क है, किस नेशन को। व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन द लॉन्ग टर्म असेसमेंट ऑफ कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स? ठीक है, कि 5th रैंक है, 10th रैंक है, 7th रैंक है कि 6th रैंक है? तो देखो, क्लाइमेट से रिस्क यानी कि एक तो वैसे इंडिया में बहुत सारे अलग से प्रॉब्लम्स हैं, कि पॉवर्टी की वजह से रिस्क है लाइफ को। उसके बाद डिजीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी रिस्क है। ऊपर से एक क्लाइमेट चेंज का रिस्क आ गया कि भैया नेचुरल तरीके से भी हम सबसे बेवजह मर जा रहे हैं, तो एकदम मन ख़राब हो जाता है, छी निकलता है मुझ से। तो याद रखना, क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स आएगा वहाँ पे, तो 6, छी इक्वल्स टू 6। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये तीनों काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो याद रखना इन तीनों की रैंक। रिस्क में आपका देख लिया आपने, क्लाइमेट चेंज की वजह से रिस्क 6 नंबर, मतलब 6th रैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आएगा एक, कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कुछ परफॉर्म कर रहे हो? हाँ भैया बहुत कुछ परफॉर्म कर रहे हैं हम तो। हम सोलर पैनल लगा रहे हैं, इतने सारे हमारे टारगेट्स हमने पेरिस में दिए थे। ठीक है, उसके बाद भी हम काफ़ी ज़्यादा अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें आपकी टॉप 10 में रैंक है। तो क्लाइमेट से रिलेटेड दो चीज़ें ना, क्लाइमेट रिस्क और क्लाइमेट चेंज, तो इन दोनों में हमारे टॉप 10 में है, तो 6 और 10 रैंक याद रखना। उसके बाद एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जब एनवायरमेंट की बात आ गई तब तो कितना, 176 आउट ऑफ 180 कुछ कंट्रीज़ होंगी, उनमें हम ऑलमोस्ट लास्ट में हैं, याद रखना। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट को ख़राब करने में भी हम सबसे आगे हैं, तो 176 रैंक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज़ मिशन दिव्यास्त्र एंड द अग्नि 5 मिसाइल आर करेक्ट? चलो देखते हैं। मिशन दिव्यास्त्र was the first flight test of the indigenously developed Agni 5 missile with multiple independently
इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। मेन क्वेश्चन यही है कि इसमें ये तो नहीं पूछेंगे मिशन दिव्यास्त्र वॉज द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट, पर पूछा ये जाएगा कि अग्नि 5 मिसाइल के पास MIRV टेक्नोलॉजी है कि नहीं। तो याद रखना है क्या है ये MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का मतलब ये है कि एक मिसाइल उड़ाई इंडिया ने यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर में, सपोज यहाँ पे उड़ाई गई एक मिसाइल, उसके में मल्टीपल वॉरहेड्स लगे हुए हैं, एक फोड़ा नूर खान एयरबेस, एक दूसरा एयरबेस कोई फोड़ा, एक रकी की फोड़ा, ठीक है। तो ऐसा करके एक ही मिसाइल से जाके मल्टीपल टारगेट्स फोड़ के आ गई वापस। तो ये आपकी अग्नि 5 मिसाइल की ताकत है, और ये टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है। वही हमारे USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, इनके पास ही है। तो एलीट क्लब ऑफ मेंबर्स में इंडिया भी जुड़ चुका है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि द सक्सेसफुल टेस्ट places India in an exclusive group of nation alongside countries like USA and Russia, और भी हैं वैसे, सिर्फ ओनली नहीं लिखा है यहाँ पे, याद रखना, दैट पोजेसेस दिस कैपेबिलिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द अग्नि 5 मिसाइल इज ए 2-stage लिक्विड फ्यूल्ड इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल IRBM विद रेंज ऑफ लेस देन 4000। पहले तो लेस देन 4000 कोई अपनी, आप सपोज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप थोड़ी बोलोगे कि सर इसकी रेंज सिर्फ लेस देन 4000 किलोमीटर है। पहली गलती तो यहीं पकड़ लो। दूसरा, वही एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको कुछ चेंज करना होगा तो इसको चेंज करोगे कि 2-stage 4000, इन चीज़ों को चेंज करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना आपकी, तो उड़ा दो इस क्वेश्चन को, मतलब इस ऑप्शन को। 2-stage की जगह 3-stage है, और रेंज भी वैसे 5000 से ज़्यादा है, और वो तो सिर्फ दिखाने की है, असलियत में तो बहुत ज़्यादा हाई रेंज है, ठीक है। तो याद रखना अग्नि 5 मिसाइल की 3-stage है। ओके, MIRV आप समझ ही चुके हो, और एलीट क्लब भी समझ चुके हो। तो आंसर इज़ 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला, द मिशन वॉज लॉन्च ऑन जुलाई 15, 2015। तो ये तो हमने सर कहीं डेट सुनी सी लग रही है, तो यानी कि आपने की नॉकआउट 4 रिवाइज़ नहीं किया है अगर सुनी लग रही है तो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना 15/7/15 किसका था ये, स्किल इंडिया मिशन की डेट है ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही काट देना कि सर ने तो ये स्किल इंडिया मिशन की बताई थे, विद द विजन ऑफ टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेजेबल इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद द कोर मोटो ऑफ द मिशन विच वॉज एम्फेसाइज ड्यूरिंग द 10th एनिवर्सरी ऑफ 2025 इज द डिजिटल इंडिया। उसके बाद पावर टू एम्पावर, याद रखना आप, क्योंकि 10th एनिवर्सरी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए हम सारे 2015 वाली स्कीम्स को कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन सी देख ली 2015 में? डिजिटल इंडिया मिशन देख लिया, ठीक है, इसकी डेट अभी बताऊंगा मैं। और उसके बाद और कौन सी देखी थी हमने? स्किल इंडिया मिशन देख लिया था, ठीक है। डेट है इसकी 1 जुलाई 2015। तो याद रखना 1 जुलाई को उन्होंने सोचा कि भाई डिजिटल होना चाहिए हमने, फिर 15 को याद आया अरे डिजिटल हो ही गए हैं तो थोड़ा स्किल भी ले लो, सबको ऑनलाइन स्किलिंग कर दो, ठीक है। और ये भी याद रख लेना, इस बार का जो मोटो है पावर टू एम्पावर, पावर से रिलेटेड कुछ है, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया ही एग्जैक्टली पावर है ना, तो पावर टू एम्पावर। तो स्टेटमेंट 2 इज़ ओनली करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, मैच द फॉलोइंग। नेशनल साइंस डे कब है? वेटलैंड डे, वाइल्ड लाइफ डे और ओजोन डे। सारे टफ डे हैं, कैसे याद रखें? लेट्स सी, और कोई तरीका नहीं है, कुछ बनाना पड़ेगा याद करने के लिए। जैसे साइंस डे आपका आ जाए तो याद रखना साइंस पढ़ने में सबसे बोरिंग होता है, पहले फिजिक्स पढ़ो, फिर केमिस्ट्री पढ़ो, इन सब से बच भी गए तो बायो पढ़ो। तो मन करता है कि शायद कुछ ऐसा होता ना कि 29 जनवरी को आ जाती है इसकी डेट, तो 4 साल में एक बार पढ़ना, 29 फेब को, ठीक है। तो 29 फेब को आ जाती तो 4 साल में एक बार पढ़ना पड़ता, पर क्या आ गया वो 28 फेब को आ गई, तो अब डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 28 फेब साइंस से याद रखना। वेटलैंड डे 2 फेब। वेटलैंड का कल हमने भी देखा था, क्या वेटलैंड एक्रेडिशन काउंसिल कुछ देखा था, उसमें हमने 2 देखे थे, क्या उदयपुर U and I ऐसा देखा था, राइट। तो वेटलैंड का जब आएगा हमेशा 2 चीज़ों का जिक्र होगा ही होगा। 2 फेब 0202 इसकी डेट है, तो 2 जने थे U and I, ठीक है। डेट भी इसकी 2 है, सब कुछ उस वेटलैंड का 2 से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका 3 मार्च को है, याद रखना। कैसे याद रखोगे? देखो वाइल्ड लाइफ का क्या है, हमने यूजुअली देखा ना, वाइल्ड लाइफ या 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर, ये तीनों ही हमने बचपन से पढ़े हैं आज तक। तो 3 से याद रखना, कुछ 3 से रिलेटेड है, और यही 3 आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, तो मार से रखना मार्च। कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर, ये लोग आपस में एक दूसरे को मार के खा रहे हैं, तो 3 तरीके से मार रहे हैं। उसके बाद वर्ल्ड ओजोन डे, इसको याद रख लो 16 सितंबर, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, मुझे तो पर्सनली याद है क्योंकि कुछ है, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग मार्क कर लेना। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नोटेबल विनर्स एंड इवेंट्स ऑफ 2025 ग्रैंड स्लैम सीजन।
ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेटमेंट है, द मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 वाज वॉन बाय जैनिक सिनर। ठीक है, ईगा स्वाइटेक वॉन द रीसेंट फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस वुमेन सिंगल टाइटल। ठीक है, एट विम्बलडन कार्लोस जीता, हार गए थे, और जीता कौन था, समथिंग समथिंग, ये क्वेश्चन है आपका। एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए, नहीं पता, नहीं याद, कन्फ्यूजन है, रॉन्ग होगा, कोई इसमें दिमाग भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो कैसे याद रखें, देखो हमेशा जब भी ये ग्रैंड स्लैम्स की बात हो तो चार होते हैं अपने, कौन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। उफ़ और वाह, ये दो वर्ड्स याद रखना। उफ़ निकलती है ना, उफ़ बहुत गर्मी है, वाह मज़ा आ गया, वैसा वाला। ठीक है, तो जैसे ही उफ़ और वाह देखो, उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले जो दो हैं उफ़ में क्या है, कार है। ठीक है, कार्लोस अल्कट्रास, कार्लोस से याद रखना, कार है, और नीचे वाले वाह में कौन है, जेनिक सिनर है आपका। ठीक है, सिनर। ठीक है, ये आपके याद हो गए मैन के, यानी कि यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन जीते हैं आपके कार्लोस ने, और विम्बलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जिन्हें आप जीते हैं आपके जेनिक सिनर ने। ठीक, तो अब देखो फर्स्ट वाला क्या है, मैन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेनिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन जेनिक सिनर, सही है पहला। ये वाला तो फीमेल का है, ये आगे देखते हैं। विम्बलडन की बात चल रही है, ये रहा विम्बलडन। इन्होंने बोला कार्लोस वॉज डिफीटेड इन द फाइनल। तो अब इतना दिमाग लगा सकते हो कि एक कोई बंदा है जेनिक सिनर, वो अगर बार बार 2-3 जीत गया है तो उसने किसी को अपने कॉम्पिटिटिव को हराया होगा ना, तो कार्लोस हारा है ऑब्वियसली, ये तो दिख रहा है क्योंकि सिनर जीता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि विम्बलडन में सिनर जीता है, अब तो हराया होगा उसने, तो नंबर 2 हरा दिया कार्लोस को। ठीक है, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइटल वो नहीं जीत पाया, तो इसके भी चांसेस हैं कि ये सही होगा। ठीक है, यूजिंग द बेसिक लॉजिक। उसके बाद ईगा स्वाइटेक वॉन्ट द रिसेंट फ्रेंच ओपन। तो जैसे हमने उफ़वा के सामने क्या किया, कार और सिन, वैसे ही उफ़वा के सामने नीचे से स्टार्ट करना, मिक्का लिख देना, MICA, हमारे मिक्का पाजी। एम से क्या है, आई से क्या है, सी से क्या है, और ए से क्या है, ये देखते हैं। तो एम से हैं आपके, एक सेकेंड, मेडिसन कीज़। ठीक है, चाबी वाली कीज़ मेडिसन कीज़ है। आई से क्या है आपका, वही ईगा, ये रही आपकी ईगा स्वाइटेक। सी से क्या है आपकी, कोको गॉफ, और मिका। ए से कौन है आपके, आर्याना सबलेंका। ठीक है, आर्याना सबलेंका। ठीक है, सिर्फ इतना भी याद रख लो, बहुत होगा मिक्का। तो इन्होंने पूछा है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन पूछा है, फ्रेंच ओपन में ये रहा फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन में हमारी कोको गॉफ आनी चाहिए थी, इन्होंने लिख दिया है क्या, ईगा, काट देना, क्योंकि ईगा क्या जीती थी, ईगा तो जीती थी हमारी विम्बलडन। ठीक है, तो 1 सही है और 3 सही है, 2 इज़ रॉन्ग, तो 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली आइडेंटिफाई टू ऑफ द मेजर अर्बन डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन जून 25 2015। क्यों पूछ रहे हो सर, 15 + 10 = 2025, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार देख लेते हैं 25 जून को। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिए थे, डिजिटल 1 को, 15 को क्या, स्किल इंडिया, अब 25 को क्या याद रखना है, 1, 15 और 25। इसमें आपका ऑप्शन है स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत, दोनों याद रख लेना। इंपॉर्टेंट भी वैसे यही दोनों होती हैं, अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन, ये दोनों भी याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन 113th अमेंडमेंट बिल। 113th नहीं, सॉरी 30th, 130th अमेंडमेंट बिल। क्या है ये, द बिल proposes to amend these article of the constitution of India. In the case of union minister, the president is mandated to remove the minister on the advice of prime minister to be tendered by the 31st day of detention. Minister removed under the provision is barred from being subsequently reappointed at the ministerial post. तो पहले तो जान लेते हैं इसके बारे में, ये है क्या चीज़ भाई। तो देखो हुआ ये कि एक बिल पास किया गया लोकसभा में तकरीबन 20 अगस्त को। तो उसमें क्या बोला है कि किसी को भी रिमूव कर सकते हैं, भले वो PM हो, CM ऑफ एनी स्टेट हो, या कोई भी अदर मिनिस्टर इन सेंट्रल हो या स्टेट हो, कहीं पे भी एक कोई मिनिस्टर हो, उसको निकालने के लिए। अगर कब कब निकाल सकते हैं, जब उसको अरेस्ट कर लिया गया हो। कितने दिनों के लिए, 30 दिन तक अगर लगातार उसको डिटेन कर लिया गया हो, या फिर एक्यूज़ किया है उसको, क्या तकरीबन 5 साल से ज़्यादा की सज़ा कोर्ट ने सुना दी है, एक्यूज़ है वो। ठीक है, कोई भी पनिशेबल ऑफेंस को। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि सपोज़ मोदी जी हैं, वो केजरीवाल को फंसाने के लिए या पकड़वाने के लिए पूरा बनाया उन्होंने ये बिल। ठीक है, उनको पता ही है कि 30 दिन से ज़्यादा तो इसको जेल में रख ही लूँगा मैं,
और जेल में 30 दिन तक रखा। तो 31वें दिन क्या है, आपके पास पावर है, पीएम रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को कि भैया ये देखिए क्या चल रहा है वहाँ पे, ये केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिमूवल का प्रोसीजर है। और बस यही है इसमें, बस यही याद रखो, अगेंस्ट केजरीवाल। और ऐसा कुछ किया गया है, मतलब आपके स्टेट में ऐसा है, क्या होगा, सीएम रिकमेंड करेगा किसको, गवर्नर को। अगर यूनियन टेरिटरी है तो वही अपना प्रेसिडेंट को करे। यूनियन टेरिटरी मतलब अपनी ये दिल्ली की तो बात चल रही है, दिल्ली है तो क्या होगा, आपका सीएम एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर विल बी द एक्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, और सेंटर में भी ये होगा, पीएम रिकमेंड करेगा किसको, प्रेसिडेंट को 31वें दिन, यानी कि 30 दिन का डिटेंशन ज़रूरी है, ये याद रखना। अब पढ़ो इसको। अब सपोज़ ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो किस कौन कौन से आर्टिकल्स अमेंड होंगे। आर्टिकल 75 होगा अमेंड, क्यों, 75 हमने कुछ देखा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम इनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, और 164 क्या है, 164 भी आपका क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर के बारे में है। ठीक है, जैसे 75 पीएम और सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है, वैसे 164 सीएम के बारे में है। ठीक है, और 239 ये क्या है, स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली, ये तो बहुत बार देखा ही होगा सबने। ठीक है, नहीं पता तो तीनों याद रखो अच्छे से। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बिल आया है। ठीक है, तो इन तीनों को अच्छे से याद रखना। तो पहला सही है, ऑब्वियसली इन तीनों चीज़ों में तो चेंज आएगा ही, दिल्ली से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, सीएम का भी चेंज किया गया है, पीएम का भी चेंज किया गया है, तो इनमें अमेंडमेंट हल्के फुल्के किए होंगे। अब यही चीज़ लिखी है कि 31वें दिन प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देगा उसको, प्रेसिडेंट को, वही जो 31st डे का बात आई, 30 दिन तक अरेस्ट किया उसके बाद ये पॉइंट याद रखने का है जिससे आपका पूरा आंसर सॉल्व हो सकता है। क्या, अ मिनिस्टर रिमूव्ड अंडर द प्रोविजन इज़ बार्ड फ्रॉम बीइंग सब्सिक्वेंटली रीअपॉइंटेड टू अ मिनिस्टर पोजीशन। ऐसा तो कोई नहीं करेगा यार, बाद में आप लड़ सकते हो। ठीक है, मिनिस्टर 31वें दिन के बाद अगर उसने 31st डे 30 दिनों के अंदर उसने रिज़ाइन कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो उसकी वो पोजीशन चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या चली गई, उसके बाद ये है कि बाद में रीअपॉइंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बाढ़ लगा दिया उसके ऊपर कि अब आप लड़ ही नहीं सकते मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये काटोगे तो यू विल गेट द आंसर, 3 घटा एंड यू विल गेट द आंसर 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम रिसेंटली इन द न्यूज़। सपोज नहीं पता आपको ये क्या है, चलो अब देखते हैं। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड 1 crore पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू द यूथ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं क्या एग्जामिनर, आप होते तो इस स्टेटमेंट में क्या चेंज करते। सर मुझे पेपर बनाना होता तो मैं क्या करता, 1 crore को चेंज कर देता। ठीक है, या फिर इस पीरियड ऑफ 10 years को भी चेंज कर देता। दो पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, तो सस्पिशियस है ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट पे, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द स्कीम। सर आप होते तो क्या करते एग्जामिनर, मैं होता तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि इंटर्नशिप की बात चल रही है और कौन दे सकता है इंटर्नशिप, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देगी, नहीं यार, इंटर्नशिप की बात चल रही है, एजुकेशन की चल रही है, सोशल मिनिस्ट्री नहीं, ट्राइबल नहीं, तो ये की तो चांसेस है यार कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सही है। चलो आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स who are graduates of premier institutions like IITs and IIMs are generally eligible to apply for the scheme। तो ये स्पेसिफिकली लिखेंगे क्यों, नॉर्मली लिख देते ना, ऑल ग्रेजुएट्स आर अपॉइंटेड, मतलब और आर एलिजिबल। तो IITs एंड IIMs वाले को भी एक तो इतना उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है हमने, ऊपर से उनको इंटर्नशिप में भी सबसे आगे तुम ही आओगे, ना ना ना, ये तो बिल्कुल नहीं। तो काटो इसको। ठीक है, स्पेसिफिकली एक तो लिखा भी है कि आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कीम, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। ठीक है, तो तीसरा तो कट ही जाएगा। इसमें इन दोनों में से ज़्यादा इजी ये लग रहा है क्योंकि इसके अलावा हमको कोई ऑप्शन याद नहीं आ रहा। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, इंटरचेंज किया होगा कुछ। ठीक है, तो 2 ओनली इज़ द आंसर, है भी सही है। अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देखते हैं। 1 crore तो सही है एकदम, 1 crore पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, बट ये 10 years की जगह याद रखना 5 years के अंदर ही करने को बोला है इंटर्नशिप्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट इज़ करेक्ट, और इन दोनों को IITs और IIMs को अलाउ नहीं किया है, दे आर इन एलिजिबल फॉर टू अप्लाई फॉर द स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारा, कुछ एक्सरसाइज हैं डिफरेंट कंट्री की मिलिट्री, देखते हैं कौन सी है। युद्धाभ्यास, सूर्य किरण, गरुण शक्ति और नोमैडिक एलिफेंट। तो बच्चे को सबसे पहले देखते ही कौन सी याद आ जाती है, नोमैडिक एलिफेंट सबने पढ़ा है, मंगोलिया सबसे अलग सा देश भी है और सबसे अलग सा नाम इसकी मिलिट्री एक्सरसाइज का भी है। जिसको याद है वेल एंड गुड, जिसको नहीं याद रखना। एलिफेंट से रिलेटेड क्या, एलिफेंट है तो उसको मोटी मोटी गोलियां मारनी पड़ती हैं, मोटी गोलियां, मंगोलिया, क्योंकि भारी भरकम सा है ना, मोटी चमड़ी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। युद्ध अभ्यास किसका है, युद्ध अभ्यास याद रखना आपका USA का है। युद्ध बोलने में भी युद्ध
और यूएस से सेम ही है, ठीक है। तो युद्धाभ्यास आपका यूएसए से होता है। सूर्य किरण आपका नेपाल से है, कैसे याद रखोगे? अरे माउंट एवरेस्ट है, और सूर्य की किरण सबसे अच्छी कहाँ देखने मिलेगी आपको? माउंट एवरेस्ट से ही तो देखने को मिलेगी, ठीक है। गरुड़ शक्ति हमारा इंडोनेशिया, कैसे है? अगर देखा हो आपने कभी इंडोनेशिया का एम्बलम, तो उसका एम्बलम पे ही क्या है? गरुड़ है। और इंडिया के लिए तो गरुड़ वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और शक्ति भी इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे आपके सिंपल से हैं, सब चारों वैसे भी याद होने चाहिए। आंसर अपने अकॉर्डिंग मार्क कर लेना, बता दिया मैंने। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च बियॉन्ड स्क्रीन्स द कंट्रीज फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव? तो जहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा डिजिटल की आदत हो गई है, वहीं पे तो डिजिटल डिटॉक्स जैसा लेंगे। ऐसा थोड़ी कि कहीं बिहार में जाके या कोई ऐसी जो बैकवर्ड स्टेट जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, वो उन पे डिजिटल डिटॉक्स बोल रहे हैं भैया हम ये सब कहाँ दे रहे हो हमको, पहले नौकरी वगैरह तो दे दो, डिजिटली हम कुछ यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स कहाँ पे होगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा हो। अपनी वही बेंगलोर वगैरह में ही देख के ही किया होगा इन्होंने। तो ऐसे याद रखना, कर्नाटका इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच सिटी इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू ऑफिशियली अचीव द स्टेटस ऑफ जीरो नेट वेस्ट सिटी बाय साइंटिफिकली प्रोसेसिंग 100% ऑफ इट्स डेली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट? ठीक है, ऐसी कौन सी सिटी है? देखो इंदौर इन्होंने जान करके फर्स्ट नंबर पे रखा है। क्यों? क्योंकि ऐसी न्यूज़ हम यूजुअली इंदौर के बारे में सुनते रहते हैं, ठीक है। बट द आंसर इज़ हमारा लखनऊ, यूपी का। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक लखनऊ के बारे में क्या देखा है? लुक नाउ, फॉरेंसिक वाला देखा था हमने एक, और एक उससे पहले भी देखा था लुक वर्ड से हमने लुक नाउ से लखनऊ को याद रखा है कि एकदम बारीकी से देख रहा है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हो गया। अब ये क्या है? इसमें वेस्ट को भी एकदम बारीकी से देख रहे हैं भाई साहब कि कहीं एक्स्ट्रा ना निकल जाए। हमको ज़ीरो नेट वेस्ट होना चाहिए, यानी कि जितना हम फैला रहे हैं उससे ज़्यादा हम प्रोसेस कर दे रहे हैं साइंटिफिकली 100% जो भी म्यूनिसिपल वेस्ट है। तो लखनऊ इज़ द आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ फैमिली टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ द मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना? सपोज़ आपको नहीं आता, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये आ गया मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बस यही है इतना। अब देखो दिमाग लगाओ। द फैमिली मस्ट बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी। तो कन्या सुमंगला याद नाम रखते हैं आप उसका? कन्या का क्या मतलब योगदान है उसमें? मेन तो SC/ST पे आपका ज़्यादा फोकस है, तो कुछ ऐसा सिंपल सा नेम तो नहीं रखते, ठीक है। तो SC और ST से रिलेटेड कुछ होता नाम में, और इसमें कहीं नहीं हिंट मिल रही है आपको, उड़ा दो बिना सोचे समझे। द फैमिली मस्ट हैव ए मैक्सिमम ऑफ 3 गर्ल चिल्ड्रन एंड द गर्ल मस्ट बी इनरोल्ड इन द प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, हो सकता है, बट 3 गर्ल चिल्ड्रन, पूरा यूपी तो 2 बच्चों की बात कर रहा है, बोल रहा है कि 2 बच्चे ही होने चाहिए। तो कन्या सुमंगला में ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भैया आप 3 कर लो क्योंकि हमने स्कीम लॉन्च कर दी है। बहुत माइन्यूट से चांसेस हैं कि सही हो, वैसे ही देखते ही उड़ा दो। द फैमिली मस्ट बी ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूपी। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं लिखी है, तो स्कीम यानी कि स्टेट की है, तो यूपी से स्पेसिफिक है, ठीक है। एंड देयर एनुअल फैमिली इनकम शुड नॉट एक्सीड 3 लाख। ऑब्वियसली कि जिनके पास गरीबियत है वही उनके लिए तो कुछ स्कीम लाएंगे, चलो ठीक है, गुड ऑप्शन। द फैमिली मस्ट बिलोंग टू द 10 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो फिर कहीं पे ये लिखते मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कुछ ऐसा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जैसा कुछ वर्ड यूज़ करते ना, कहीं है इसमें कि मुख्यमंत्री गरीब कन्या सुमंगला योजना, कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कन्या सुमंगला योजना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन इज़ दिस विच सीम्स लाइक इट इज़ बीन कॉपीड फ्रॉम द रेगुलर टेक्स्ट, कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये वाला आप समझ चुके हैं टेक्निक, हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार निसार मिशन जो है। तो देखते हैं, इस सपोज ये वाला भी नहीं आता एकदम, आप कहीं ही पहुंच गए हैं बिना कुछ पढ़ाई लिखाई किए एग्ज़ाम सेंटर में। अब नासा इसरो अब सिंथेटिक अपर्चर रेडार इतना पता है बस कि नासा USA की है, इसरो इंडिया की है, चलो। इट इज़ अ सैटेलाइट मिशन, वाओ, टू यूज़ डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार सिस्टम, ठीक है, कंप्राइजिंग L बैंड एंड S बैंड। तो इसमें क्या चेंज करोगे? L बैंड और S बैंड तो यूजुअली हम हर बार देखते ही हैं ना कि ये सब यूज़ किया जाता है, चलो। इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि और भी कोई बैंड हो तो उनको इंक्लूड नहीं किया, पर ये नहीं बोला ओनली ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये प्रोबेबल सही हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द S बैंड रडार पेलोड इज़ प्रोवाइडेड बाय नासा वाइल द L बैंड रडार प्रोवाइडेड बाय इसरो। अब देखो इस वाले स्टेटमेंट को इसने सही करवा दिया कैसे, I mean, इस वाले ने इसको सही कैसे करवा दिया।
अगर ये सपोज एल और एस बैंड का हमको नहीं भी पता, हम गलत भी करके आ गए, पर नीचे वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एस बैंड किसने प्रोवाइड किया है, एल बैंड किसी ने प्रोवाइड किया है, तो यानी कि एल और एस तो हैं ही इसमें, यानी कि ये तो स्टेटमेंट सही है। अब ये है कि इस वाले में प्रोबेबली आप एग्जामिनर हो तो क्या करते, एल वाले का इधर चिपा देता सर, एस वाले का इधर कर देता, कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी हो सकती थी, तो सस्पिशन में रखो इसको। नेक्स्ट, द प्राइमरी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव इंक्लूड मैपिंग लैंड सरफेस, मॉनिटरिंग आइस मास चेंज, मेजरिंग वुडिंग, जो भी है बहुत अच्छी भाषा में लिखा है, सही है, बिना देखे सही है। द सैटेलाइट इज प्लेस्ड इन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट टू इनेबल हाई रेजोल्यूशन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ फिक्स स्पॉट ऑन द अर्थ सर्फेस। अच्छा, ऐसा करना होता तो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में क्यों रखोगे? ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो तो उसको एकदम अर्थ के क्लोज रखना पड़ेगा ना, तभी तो हम सारी अपनी ऐसे पास पास रखते हैं सैटेलाइट्स को। तो यहाँ पे आपका सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है, ठीक है, याद रखना, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। ये तो बहुत दूर जाने के लिए होता है कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, नाम में ही ट्रांसफ़र है दूर जाने के लिए। तो हमारे कौन कौन से रॉन्ग हुए, एक सेकंड रॉन्ग कर दिया हमने, थर्ड हमको पता है सही है, और फर्स्ट हमको ढंग से पता है सही है, और फोर्थ भी हमको पता लग गया अब। तो 1, 3 और 4 सही हैं, यानी कि ओनली 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू एंटर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जिसको इसका आंसर नहीं पता, जाओ इस वीडियो को बंद करो, पहले जाके नॉर्मल बेसिक चीज़ें पढ़ो, CSE लो या फिर आप आई दृष्टि वगैरह पढ़ो, ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए यार। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन इंडियन गया है, शुभांशु शुक्ला जी। तो इंटरनेशनल ISS है ना, इसकी फुल फॉर्म भी अब क्या कर दो, इंडिया का शुभांशु जी शुक्ला जी, ठीक है, ISS शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट पे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेमोग्राफिक डिटेल्स अबाउट यूपी। ठीक है, अब सेंसस इज़ नेवर आउट ऑफ द पिक्चर, हमेशा इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखना, अच्छे से पढ़ के जाना है सेंसस। अभी देखते हैं जो क्वेश्चन है उस पर अटैक करते हैं। पहला, महोबा इज़ द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट फॉलोड बाय चित्रकूट। ठीक है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशो। श्रावस्ती इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट वाइल गौतम बुद्ध नगर इज़ द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो अब ये बताओ, गौतम बुद्ध नगर आपका कौन सा है? वही जो दिल्ली NCR में है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह, सब पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर वहीं पे ही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे आपका श्रावस्ती एकदम कोने में जो है वो मोस्ट लिटरेट होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो थर्ड को तो आप काट सकते हो, ठीक है। अब हाँ, तो ये सही भी है कि गौतम बुद्ध नगर आपका मोस्ट लिटरेट है और श्रावस्ती लीस्ट है, इनको इंटरचेंज किया गया है। जौनपुर में हाईएस्ट सेक्स रेशो है, ये भी सही है। ये कैसे याद रखें? देखो, यूजली आपके हरियाणा वगैरह में क्या होता है, सेक्स रेशो क्यों कम है? क्योंकि वो लोग जीने नहीं देते फीमेल्स को, फीमेल फीटिसाइड कर दिया, भ्रूण हत्या कर दी, ये सब हो गया, तो इस वजह से वहाँ पे सेक्स रेशो कम है। यहाँ पे क्या है, जीने दे पूरों को, सबको, जितने हैं पूरे के पूरे, हर कोई जिएगा, भले लड़का हो कि लड़की है। नाम में है ना जौनपुर, यानी कि हर पूरे जो भी पैदा हो रहे हैं बच्चे सब जिएंगे। तो जौनपुर से याद रखना, सेक्स रेशो इसलिए हाईएस्ट है। अब देखते हैं, महोबा इज़ द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट फॉलोड बाय चित्रकूट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, याद रख लेना। अगर नहीं याद रख पा रहे हो तो ऐसे याद रख लेना कि महोबा में क्या है, ओनली महबूबा महबूबा है, महबूबा है, नो महबूब, महबूब्स नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है, इसलिए लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है। सेकंड पे आपका चित्रकूट है, वहाँ पे भी कूट कूट के भगा दे रहे हैं सबको, पॉपुलेशन वहाँ पे भी कम है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इन यूपी विच वॉज इनाग्रेटेड इन जून 2025। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि गोरखपुर है पहली बात, तो दूसरा यूपी से रिलेटेड है, तो पता होना चाहिए। नहीं पता तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर आपको इतना भी बेसिक पता है कि सपोज़ ये यूपी का मैप है आपका, यहाँ पे कहीं पे गोरखपुर है, ठीक है, तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, किसी से लिंक कर रहा होगा। यहाँ पे एक आपका एक्सप्रेसवे जाता है, यहाँ से तो नहीं, यहाँ से एक एक्सप्रेसवे जाता है, ठीक है, उससे लिंक करना होगा अगर आपको पता है तो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है। नहीं पता फिर भी देखते हैं कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो गोरखपुर बेसिक, अगर आपको जानकारी है कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो एक तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, तो उस पूरे में गोरखपुर तो आना ही चाहिए। ये कौन सा ऑप्शन बनाया भैया आपने जिसमें गोरखपुर ही नहीं है? उठाओ काटो, तब 75% आ गए हैं आप क्लोज आंसर के। तो गोरखपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, गाज़ीपुर, इस ऑप्शन में कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? लखनऊ कहाँ से आ गया? ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका यूपी, ये आपका
गोरखपुर। लखनऊ कहाँ है, गोरखपुर कहाँ है? कोई छोटा सा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया है, यहाँ से यहाँ तक ही होगा उसका डिस्टेंस। ऐसे थोड़ी यहाँ से जा रहा है सीधे लखनऊ पहले, बीच वालों को कोई नाम पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाले भी सस्पिशियस है, काट दो। दो तो कट गए, 50-50% पे आ गए। इन दोनों में से एक चुनना है आपको। एक एरिया है आपका कौन सा? गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज। यानी कि वापस से मैप देखो। ठीक है, यहाँ पे आपका गोरखपुर, इन्होंने बोला है कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, यहाँ पे ये पूरा वाला इस साइड वाला एरिया। अगर इस साइड जा रहे हो तो यहाँ पे लिंक एक्सप्रेस वे क्या कर रहे हो? पूर्वांचल तो आपका यहाँ बैठा है ना, तो आपको यहाँ पे कुछ टच करना पड़ेगा। तो अगर आपको स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स की नॉलेज है तो ये वाला एरिया कट गया, तो बचा ये वाला। तो यहाँ वाला पूरे देख लो, ये लाइन्स हैं आपके, गोरखपुर, संत कबीर नगर, उसके अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, ये आसपास ही हैं सारे। आसपास तो ये भी है नो डाउट, बट ये थोड़ा डायरेक्शन उसका उल्टा हो गया है और ये राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए 20 द आंसर। ठीक है, नहीं पता तो एक बार यूपी का मैप जस्ट गो थ्रू कर लो कि कौन सी स्टेट मेजर डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे हैं। गोरखपुर हो गया, प्रयागराज देख लो कहाँ है, बनारस कहाँ है आपका। ठीक है, कुशीनगर देख लो। जैसे जैसे आप गो थ्रू करोगे आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच सिटी इन यूपी इज़ सेट टू होस्ट 1000 करोड़ ग्रीन डेटा सेंटर फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी? तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कौन सा? म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड कौन से उसमें? GB, गाज़ियाबाद। तो ग्रीन जो भी चीज़ें आ रही हैं ज़्यादातर कौन है अपना? गाज़ियाबाद, याद रखना। ठीक है, ग्रीन डेटा सेंटर गाज़ियाबाद। नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिशन ऑफ आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। आत्मनिर्भरता लानी है पल्सेस में हमको। तो सपोज आपको नहीं आता एज यूजुअल, तो मिशन हैज़ अ 6-year इम्प्लीमेंटेशन पीरियड एमिंग टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्स प्रोडक्शन बाय 2029 विद अ टारगेट टू स्टॉप इंपोर्ट्स बाय 2028-29। तो आत्मनिर्भरता की बात है, तो इंपोर्ट्स को हमको रोकने का ट्राई कर ही रहे हैं, ये तो थोड़ा मैच भी हो रहा है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 2029 कर दिया, पर अगर देखो उसकी 6-year इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है, तो अभी से लेकर 2029 बन भी रहा है थोड़ा। ठीक है, हो सकता है। और यहाँ पे भी लिखा है देखो, इंपोर्ट इस टाइम पे रोकना है, तो चांसेस हैं सही है, बट यहाँ पे कोई चेंजेस कर भी सकता है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द की फीचर इज़ द अश्योर्ड 100% प्रोक्योरमेंट। 100% प्रोक्योरमेंट से डरना नहीं है, क्यों? आत्मनिर्भरता है तो 100% प्रोक्योरमेंट वगैरह ये सब दिखेंगे आपको, परंतु डरना किन से है? तूर, उड़द और चना, 3 दालों का नाम लिया है, एक ना एक भी पलट दिया हो चुपके से, अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम ऑफ PM आशा। ठीक है, तो इनमें से एक भी नाम पलट दिया हो तो देर आर चांसेस कि ये रॉन्ग हो सकता है स्टेटमेंट। ठीक है, द मिशन सीक्स टू एक्सपैंड द एरिया अंडर पल्स कल्टिवेशन। ऑब्वियस सी बात है, पल्स कल्टिवेशन वाला एरिया बढ़ाओगे तभी तो सेल्फ सफिशिएंसी हासिल होगी। बाय यूटिलाइजिंग राइस फैलो एरियाज एंड प्रमोटिंग इंटरक्रॉपिंग, मतलब एक क्रॉप के साथ दूसरी में बीच में पल्सेज उगा दी। राइस फैलो एरियाज मतलब जो खाली पड़ा एरिया है उसमें उगा दिया कुछ। तो ये तो एकदम सही है, यानी कि थर्ड एकदम सही होगा। तो 2 ऑप्शन आ गए आपके सिर्फ थर्ड वाले में। अब 1 और 2 में से एक आपको चुनना है कि ये तीनों का ज़्यादा बड़ा झोल ईजिली कर सकता है इंसान, या सिर्फ एक ईयर का। तो मैं होता तो इसको चूज़ करता, क्योंकि तूर, उड़द और कोई एक दाल चेंज की गई है, विच इज़ योर चना। चना की जगह कौन सी आपकी? मूंग है या फिर मसूर है। ये देख के बता देना आप कमेंट बॉक्स में कि मूंग दाल है कि मसूर दाल है। ठीक है, तो वैसे याद रख लेना, TUM, तुम। ठीक है, आत्मनिर्भरता कौन लाएगा? तुम लाओगे। तूर, उड़द और एम वाला आप कमेंट करना। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ करेक्ट, थर्ड इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ तुम इज़ रॉन्ग, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर नॉकआउट सीरीज। अब मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो यू विल गेट वीडियो रिगार्डिंग ISFR 2023। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन विच यू विल बी able to see in the examination, Indian State of Forest Report। ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। दैट विल बी इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।